नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 12 का आज जो है कॉमर्स वालों को बिजनेस स्टडीज का एग्जाम होने वाला है और उसका टॉप मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने जो है ऑलरेडी 80 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस अपलोड कर दिया है, उसको जाकर जरूर आप लोग देख लीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। अभी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से और 40 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि जैक की तरफ से बार बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते चलिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो दोस्तों, आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया है। ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस। तो प्रशिक्षण जो है एक कैसी प्रक्रिया है। प्रशिक्षण जो है आपका एक सतत प्रक्रिया है, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया है। द नेचर ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइज। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति लागू होती है। दोस्तों ये सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है इसका नेचर। तो एक बार आप लोग जो है चैप्टर का जो होगा, हर चैप्टर का जो लास्ट में जो समरी दिया जाता है ना, उसको एक बार पढ़ के जाइएगा, उसके पॉइंट्स को देख के जाइएगा। बीएसटी में जो है एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के मत आना है, क्योंकि छोड़ के इसलिए नहीं आना है क्योंकि आप जो है 2 साल अपना समय कॉमर्स को दिए हैं और आपको इतना तो आइडिया हो चुका है कि बिजनेस से रिलेटेड आपको क्या कहां लिखना है। तो आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा से लिख के आइएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स आपको बिजनेस स्टडीज ही देता है। तो एग्जाम में एकदम नहीं छोड़ के आना, बल्कि फोड़ के आना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ये जो पूछा गया था, द नेचर ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइज। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा विक्रेता की सावधानी का नियम, सेलर्स बिहेवियर रूल जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी इज द प्राइमरी आर्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन जो होगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। याद रखिएगा क्या कहा गया, अधिकार सोपान जो है डैश को प्राथमिक कला है। तो याद रखिएगा समन्वय की प्राथमिक कला है। अधिकार सोपान समन्वय की प्राथमिक कला है, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं क्या पूछा गया। इन केस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी इज, अनौपचारिक संगठन की दशा में जो है क्या आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे आपका क्या करेक्ट होना चाहिए, 4 का जो है आपका नन ऑफ दीज होगा। इनमें से जो भी ऑप्शन दिया गया है वो कोई भी इसमें सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा, इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्या बोला गया, which of the following is statement is the best describes of the principle of division of work। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, ये मैंने कराया था। ये क्या बताया था, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क जो होगा करेक्ट आंसर होगा। यानी बोला गया था निम्न में से कौन सा कार्य विभाजन के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना, ये कार्य विभाजन के सिद्धांत को जो है वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, डैश इज अ मेंटल वर्क। तो दोस्तों इसमें बोला है कौन सा एक मानसिक कार्य है। तो मानसिक कार्य क्या है, प्रबंध है। मैनेजमेंट जो है एक मानसिक कार्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। ये स्टेप्स जरूर याद करके जाइएगा, कौन सा स्टेप के बाद क्या आता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन वर्क ऑफ वर्क। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जो है काम करते हैं संगठन में, तो हमको क्या करना पड़ता है, कार्य की पहचान करते हैं, उसके बाद कार्य को विभाजन करते हैं, कार्य को बांट देते हैं लोगों में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तो देखिए यहाँ पे हर किसी का सीमा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो नियोजन का जो है आपका क्या, नियोजन की एक सीमा है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 8 का, इसका जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नियोजन सामान्यतः पक्षपातपूर्ण और समय खपत करने वाला होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। सीमा पूछा है, लिमिटेशन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट टेलर एंड फॉयल। तो दोस्तों टेलर और फॉयल से रिलेटेड आप लोग याद कर लीजिएगा। टेलर का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, फॉयल का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और टेलर ने क्या जो है सिद्धांत दिया था और फॉयल ने क्या सिद्धांत दिया था, ये नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि फॉयल्स प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल स्पेशलाइज्ड सिचुएशन वेयर एज द टेलर्स प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन। तो ये जो है आपका गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। बाकी जितना स्टेटमेंट दिया गया ये सभी है। अगर आपको कभी आंसर ना आए तो आप ऑप्शन से भी देख के बहुत सारा पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं एमसीक्यू वाला से। ठीक है, ये सब थोड़ा बुद्धि लगाइएगा जब भूल जाइएगा। ठीक है, टेलर एवं फॉयल के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे याद रखिएगा मैंने क्या बताया, ये जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का मैंने क्या आंसर बताया, ऑप्शन नंबर 2। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो पहला था वो भी सही है, जबकि दूसरा जो है
पहला किस लिए सही था, क्योंकि फॉयल एक जो है खनन इंजीनियर था, और जबकि टेलर क्या था, एक मैकेनिकल इंजीनियर था। एक्चुअली में दोनों इंजीनियर था, फंसाने के लिए दिया जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा हेनरी फॉयल क्या थे, एक आपका माइनिंग इंजीनियर थे, जबकि टेलर जो है आपका मैकेनिकल इंजीनियर थे। लेकिन ये दूसरा वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि फॉयल के सिद्धांत विशिष्ट परिस्थितियों में लागू होता है, जबकि टेलर के सिद्धांत सार्वभौमिक है। ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल गलत है। बाकी दोनों ऑप्शन जो और देख रहे हैं, ये दोनों ऑप्शन जो है टेलर और फॉयल के लिए सही बातें लिखी हुई है। इस तरह से आप जो है एग्जाम में हेनरी फॉयल और टेलर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन से भी उठा के जो है पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं, छोड़ना नहीं, एकदम भर के आना पेपर, ठीक है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कम्स अंडर डैश मैनेजमेंट। तो मैंने जो है 3 लेवल आप लोगों को याद करने बोला था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैंने बताया था संचालक मंडल किस में आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा करेक्ट होगा। टॉप लेवल जो होगा करेक्ट आंसर होगा, उच्च स्तरीय प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। तो 11 का जो है करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा, डिक्रीज इन मॉरल सबऑर्डिनेट्स जो होगा करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से भरापरन को याद करके जाइएगा, ये सब्जेक्टिव में पूछता ही है। तो निम्नलिखित में से जो है पूछा, भरापरन का महत्व नहीं है, डेलीगेशन का जो है आपका इंपॉर्टेंस नहीं है। तो 11 का करेक्ट आंसर बिल्कुल आपने सही पकड़ा, ऑप्शन नंबर 3। क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज इन मॉरल सबऑर्डिनेट्स, यानी आपका अधीनस्थ के मनोबलों में कमी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बुक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट रिटन बाय F.W. टेलर कब पब्लिश हुआ था। देखिए कब पब्लिश हुआ था, डेट भी पूछ दिया जाता है। तो 1911 में पब्लिश हुआ था, 12 का जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो याद हो गया, वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत जो है कब प्रकाशन हुआ था, 1911 में। 30 नंबर पे बोला गया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण का जो है महत्व नहीं है। तो 13 का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही पकड़ा है। इंक्रीज इन एक्सीडेंट्स जो है महत्व में नहीं आएगा, इंपॉर्टेंस में नहीं आएगा, ठीक है। दुर्घटनाओं में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोला गया, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्डर्स आर करेक्ट। पहले क्या होता है, तो 14 का जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। पहले रिक्रूटमेंट करते हैं, फिर लोगों का सिलेक्शन करते हैं, फिर सिलेक्शन जो होता है उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर होगा। कौन सा क्रम सही है, पहले भर्ती करते हैं लोगों को, फिर उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं, फिर उन लोगों का ट्रेनिंग देते हैं, बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 15 नंबर, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर्स आर। देखिए वैज्ञानिक प्रबंध में श्रमिकों के कार्य के घंटों में क्या होती है, तो 15 का बिल्कुल, जब हम साइंटिफिक तरीके से करेंगे तो उनका काम में क्या होगा, वृद्धि होगा कि कमी होगा, कमी होगा। ये भी क्वेश्चन कराए थे। क्या पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन, शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय टू अ पोजीशन इन विच ऑथोरिटीज आर इंक्रीज इज कॉल्ड। तो दोस्तों 16 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 प्रमोशन, पदोन्नति जो होगा करेक्ट होगा। किसी व्यक्ति का उच्च अधिकार के पद का स्थानांतरण को पदोन्नति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 चलते, क्या पूछा गया, डैश डिपेंड्स ऑन द विलिंगनेस ऑफ एम्प्लॉयज। तो 17 का कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। तो 17 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है, स्टाफिंग क्या होता है। तो स्टाफिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया 18 में, और 18 का जितना भी ऑप्शन आप देख रहे हैं ये सभी करेक्ट है। क्यों, क्योंकि एक पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ये फंक्शन ऑफ एम्प्लॉय और मैनेजमेंट का है, और ये फंक्शन है किसका, फंक्शन है मैनेजमेंट का भी। तो ऑल ऑफ दिस जो है इसका करेक्ट आंसर है। स्टाफिंग का ये पॉइंट्स बना के भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। जब आप पॉइंट्स भूल जाए तो एक बार एमसीक्यू को देख के पॉइंट्स को याद करके उसको बना के जरूर लिख दीजिएगा, छोड़ के नहीं आना है। आप लोगों को मैंने बार बार बताया। नियुक्तिकरण है तो मैंने बता दिया, संगठन का भाग भी होता है, कर्मचारियों का कार्य भी होता है, प्रबंध का कार्य भी होता है। तो इस तरह से आप पॉइंट बना के, अगर भूल जाते हैं क्या आंसर क्या लिखना है, तो इस तरह पॉइंट्स यहां से उठा के लिख के आप लोग जो है आंसर्स अपने शब्दों में भर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमिक्स में जो है आपको टू द पॉइंट लिखना पड़ता है, लेकिन ये बिजनेस से रिलेटेड है, इसमें कुछ वैज्ञानिकों को छोड़ के बाकी जो है आप अपने शब्दों में भर सकते हैं, ठीक है। इनमें से सभी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, टू मेक डेलीगेशन इफेक्टिव इट इज नेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो डेलीगेटेड विथ। तो 19 का जो है अंतकरण को प्रभावी करने के लिए आवश्यक है उत्तरदायित्व के साथ देश का भी अंतरण हो, ठीक है। तो 19 का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ऑथोरिटी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, अधिकार जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग पूछा है, तो 20 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, जॉब रोटेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग,
ठीक है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग, यहाँ पे जितना भी दिया गया है वो सभी करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस जो है करेक्ट आंसर होगा। प्रशिक्षण की विधियाँ जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है वो सभी करेक्ट है। देख रहे हैं, अगर एग्जाम में आपका ट्रेनिंग से रिलेटेड आ गया कुछ क्वेश्चन और आप भूल गए हैं कि हमको क्या लिखना है, तो यहाँ से आप उठा के लिख सकते हैं पॉइंट्स बना के अपने शब्दों में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, खाली कॉपी अगर छोड़ दीजिएगा ना पूरा ब्लैंक, तो टीचर मार्क्स कहाँ से देगा आपको। ठीक है, ब्लैंक एकदम कॉपी नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्स में यानी मानव जो संसाधन प्रबंध है उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है। पहले हम लोगों ने अभी पढ़ा, पहले रिक्रूटमेंट करते हैं, फिर सिलेक्शन करते हैं, और जब सिलेक्शन हो जाता है तो लोगों को क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। यही जो है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। तो 21 का ऑल ऑफ देम जो होगा करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 22 नंबर, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस द डेलीगेशन ऑफ डैश सबऑर्डिनेट्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया, तो ये जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वर्क रिलेटेड अथॉरिटी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अधिकार के भरापरण का आशय अधीनस्थ जो है, अधीनस्थों को कार्य एवं संबंधित जो है अधिकार का भरापरण, याद रखिएगा। 22 का हो गया, ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर है। 23 का पूछा ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट पूछा है, 23 का भी सभी करेक्ट है। इंक्रीज इन नॉलेज, बेटर परफॉर्मेंस, अपॉर्चुनिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये सभी अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन, ये सभी जो है करेक्ट आंसर है। ऑल ऑफ देम जो होगा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे ऑल ऑफ दिस जो है करेक्ट आंसर है। यानी आपका विकास का उद्देश्य क्या होता है, ज्ञान में वृद्धि करना, श्रेष्ठ निष्पादन करना और पदोन्नति का अवसर देना, तो आपका ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एन एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज स्टेब्लिश बाय, ठीक है, उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है, तो 24 का जो है करेक्ट आंसर होगा आपका, उपक्रम का जो है संगठन की स्थापना करता है आपका टॉप मैनेजमेंट जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 24 का आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है, उच्चतम प्रबंध, प्लानिंग इन्वॉल्व्स, ठीक है, प्लानिंग में क्या इन्वॉल्व होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4, व्हाट टू डू, हाउ टू डू और व्हेन टू डू। ठीक है, ये तीनों ही आता है, तो आपका ऑल ऑफ दिस जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्या करना है, कब करना और कैसे करना है, ये सभी सही है। 26 देख सकते हैं क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य है, तो 26 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 4 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के ऑप्शन नंबर 1, 4 करेक्ट होगा। प्लानिंग इज द डैश स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, 27 का जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल फर्स्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा। पर नियोजन प्रबंध का क्या है, पहला चरण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, मैनेजमेंट इन इंडिया इज, तो मैनेजमेंट क्या है, इंडिया में जरूरी है, नेसेसरी है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा, भारत में प्रबंधन आवश्यक है। 29 का क्या होगा पूछा गया, वेजेस गिवन टू द वर्कर्स ट्रेडिशनल मैनेजमेंट आर, ये क्वेश्चन मैंने कराया, तो 29 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, 29 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मिनिमम। उस समय में क्या होता था, परंपरागत प्रबंध में मजदूरी क्या दी जाती थी, न्यूनतम दी जाती थी। 30 नंबर पर पूछा गया, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्मुलेटेड, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 30 का जो पूछा गया, प्रबंध के सिद्धांत की रचना की जाती है, तो आपका जो यहाँ पे 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 देख सकते क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर जो है 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, एम्प्लॉय एक्सचेंज जो होगा करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भर्ती का एक बाह्य स्रोत है, तो रोजगार कार्यालय जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते क्या पूछा 32 पे, मैनेजमेंट इट सेल्फ एक्सपेंड्स, तो पूछा गया प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है, तो 32 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1, थ्रू द डेलीगेशन यानी भरापरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते क्या पूछा गया, फॉर इफिशिएंट डायरेक्शन मोटिवेशन इज, यानी पूछा गया यहाँ पे कि कुशल प्रबंधन के कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरण है, तो कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरण है, तो 33 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नेसेसरी आवश्यक जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 पे देख सकते क्या पूछा गया, फॉर व्हिच ऑफ द फ्लोइंग वर्क अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, निम्न में से किसके लिए अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, तो 34 का जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सीक्रेट ऑफ वर्क यानी गोपनीय कार्य। क्वेश्चन नंबर 35 देख सकते क्या पूछा गया, पॉलिसी डिटर्मिनेशन इज अ वर्क ऑफ, तो पॉलिसी डिटर्मिनेशन इज अ वर्क ऑफ पूछा गया, तो हाई लेवल मैनेजर्स जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नीति निर्धारण का कार्य किसका है, उच्च स्तरीय प्रबंधकों का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्या पूछा गया 36 पे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट पूछा है,
तो ना ही वो यूनिवर्सल होता है, ना ही वो फ्लेक्सिबल होता है, या फिर ना ही वो एब्सोल्यूट होता है, या फिर ना ही वो बिहेवियरल होता है। तो दोस्तों देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो यूनिवर्सल भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, बिहेवियरल भी होता है, जबकि एब्सोल्यूट कभी भी नहीं होता है, क्योंकि समय के साथ हमें वो उसमें परिवर्तन करना पड़ता है। तो 36 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट, नॉट पूछा है इसलिए। ठीक है, तो ये आगे देख सकते हैं, क्वेश्चन में पूछा है एम्प्लॉयज ट्रेनिंग इज, ठीक है, कर्मचारियों का प्रशिक्षण क्या है? तो कर्मचारियों का प्रशिक्षण आवश्यक है, नेसेसरी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है? साइंस भी होता है, आर्ट भी होता है। प्रबंध जो है कला भी और विज्ञान भी है, तो वैज्ञानिक प्रबंध जो होता है कला भी होता है और विज्ञान भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बोथ 1 और 2 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्या पूछा गया? विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस? तो 39 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फॉलो अप जो होगा करेक्ट आंसर होगा। याद करके जाइएगा, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। नियोजन प्रबंध का अंतिम कदम कौन सा है? तो अनुवर्तन जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। प्लानिंग इज, प्लानिंग क्या है? प्लानिंग किसके लिए करते हैं हम लोग? फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों का टोटल यहाँ पे 40 क्वेश्चन हो जाता है। अगर ये 40 क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो इसमें आपने कितना सही करते हैं ये आप नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप लोगों के लिए एक छोटा सा निर्देश है कि जाते जाते आप लोग जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसका समरी एक बार जरूर देख के जाइएगा और एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है। एकदम आप लोग को थोड़ा देर सोचना है और पॉइंट बना बना के एग्जाम में लिख के आना है। पॉइंट जितना अच्छा बनाइएगा उतना अच्छा अट्रैक्टिव होता है और मार्क्स उतना अच्छा मिलता है, इसलिए पॉइंट्स बना के लिखिएगा। देखिए, जो अंतर वाला क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया था आपका औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बारे में, ठीक है, भराफरन, स्टाफिंग, नियोजन, निर्देशन, इन सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसको एक बार जरूर देख के जाइएगा और अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। ठीक है, सेबी के बारे में देख के जाइएगा। ठीक है, ये सारा चीज़ जो है प्राइस लेबलिंग के बारे में देख के जाइएगा। ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग सभी चीज़ों को, टॉपिक्स को अच्छे से एक बार देख के जाइए। समरी को रटना नहीं है, एक बार ऊपर ऊपर देख लेना, पॉइंट्स को देख लीजिए और पॉइंट बना के एग्जाम में लिख के आइएगा। ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। आप लोग आगे क्या वीडियो चाहते हैं वो जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।